Hello everyone, welcome to Ashand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos related to your book for class 10th biology written by Lakshmi Singh and Manjeet Kaur. These videos are being brought to you by Ashand Academy itself, and we have been learning about page by page description of books which you are already referring for your class 10th curriculum. तो बायोलॉजी के करिकुलम में हम जो बायोलॉजी की बुक को रेफ़र कर रहे हैं उसके 5 चैप्टर्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ 6th चैप्टर दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें जो सराउंडिंग्स में हैं, एनवायरनमेंट में हैं और उनको लगातार हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. यू कैन टेक सेवरल एग्जाम्पल्स लाइक अ वाटरफॉल और अ रिवर और इवन अ कोल माइन और अ पेट्रोलियम wells which are deep inside the oceans, और you can think about even forest, wildlife. ये सारी चीज़ें क्या हैं? Natural resources हैं. But apart from that, we also have some man-made resources like lot of industries, crop fields, domesticated animals. ये सब man-made, constructed जो हैं resources हैं. But in this chapter, we'll be particularly talking about, हम सिर्फ बात करेंगे natural resources की. So as you can see here, anything in the environment which can be used. इन्वायरमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ जिसे यूज़ किया जा सकता है, यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन बेनिफिट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स. उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. इनमें से कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, की नेचुरल रिसोर्सेज, दे इंक्लूड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम. As you can also see them in the pictures over here, यहाँ पर आप पिक्चर में कुछ representative examples भी देख सकते हैं. So why it is important to talk about all these things? इनके बारे में जानना, इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? Because sooner or later, some of the resources are going to be exhausted, or if you do not use them wisely, a lot of resources will be wasted. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, हमेशा ये ज़रूरी है कि हम अपने चारों तरफ कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में जानें, उनकी कितनी क्वांटिटीज़ हैं, उनको कैसे कंजर्व करना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में भी जानें, और हम उनके वाइजफुल यूज़ यानी कि रिसोर्सेज को सही तरीके से बिना वेस्ट किए यूज़ करना समझ सकें. दैट इज़ द वेरी पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर ऑन सराउंडिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इफ़ वी गो अहेड, अगर हम और आगे चलेंगे तो हम सबसे पहले इन्हीं बातों पर एम्फसाइज करेंगे कि रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है. वाई डू वी मैनेज, वाई डू वी नीड टू मैनेज दीज रिसोर्सेज? सो देर आर सो मेनी रीजन्स फॉर इट. द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड. अर्थ पर बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. आपको याद होगा कि पहले हमने प्रीवियस क्लास में भी इस बारे में बात की थी कि रिसोर्सेज जो है वो या तो रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ एग्जॉस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं. सो रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइक जो आप कारों में यूज़ करते हो, कार्स में यूज़ करते हैं, फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, कोल जो यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड रिजर्वायर. सो that is one of the reason why you have to be wise enough to utilize those resources. Then proper management of natural resources takes into consideration the long-term perspective, not only for our generation but for upcoming generations. आने वाली generations के लिए भी वो beneficial हो सके. Proper management can ensure equitable distribution of natural resources. मतलब ऐसा ना हो कि one or two people or a group of people are using resources to a great extent and others are getting harmed because of that. उनके extraction की वजह से कुछ लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, तो इसलिए भी natural resources के बारे में जानना ज़रूरी होता है. So यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की. एक जो मेजर रिसोर्स है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो फॉरेस्ट किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा एरिया जिस पर
बहुत सारे प्लांट, ट्रीज, हर्ब, श्रब्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ग्रो की जा रही हैं। नेचुरली अगर कहीं पर प्लांट्स ग्रो हो रखे हैं उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ। सो इंक्लूडिंग द बर्ड्स को भी मिलाकर, तो सारा कुछ यानी कि फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग, सब कुछ अगर हम मिला देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज वाइल्ड लाइफ। प्लांट वाला जो कंपोनेंट है उसको हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल वाला जो कंपोनेंट है उसको हम फना कहते हैं। सो फ्लोरा एंड फना आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के दो कंपोनेंट्स हैं। एंड when we talk about how many species of plants and animals are present, that defines how rich wildlife is. If you happen to go to Kerala or northeast India, you will be able to see that there are tropical rain forests. वहाँ पर rain forest है और वो रेन फॉरेस्ट जो है इतने घने हैं, उनमें हमेशा बारिश होती रहती है, तो वहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं प्लांट और एनिमल्स दोनों की। इसलिए आप कह सकते हैं कि वो जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है, फ्लोरा फना है, दैट इज़ वेरी वेरी डाइवर्स। बट इफ़ यू हैपन टू गो टू राजस्थान, you look at the desert, so flora and fauna of the desert is very very scanty। तो आप कहेंगे कि वो रिच डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है। जबकि अगर हम फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन और वी कैन look at different type of forest and different type of wildlife. You can see here a picture with a very very deep forest, and some of the forest like in Kerala you can find elephants. So they are not present everywhere. That means everywhere you will not have forest as rich as other places. Now people who are concerned with a specific area or environment, जब कोई पर्सन है जिसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। व्हेन वी कंसिडर द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो दोज पीपल हु आर कंसर्न्ड विद दोज नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। इट कैन बी फाउंड दैट देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स। 4 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में। 1, द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, वो सारे लोग जो वहाँ पर रह रहे होते हैं फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के आसपास। देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो जिम्मेदार है उसके प्रोटेक्शन के लिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। देन इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को उनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट, उनकी लकड़ी, उनका सामान की ज़रूरत होती है, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जो उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, जब भी कोई मैनेजमेंट की बात आती है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हम इन चारों तरह के स्टेक होल्डर्स पर ध्यान देते हैं। एंड वी ऑलवेज कंसिडर ओपिनियंस एंड इफेक्ट ऑन दिस 4 ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। इन चारों पर हम ध्यान देते हैं। So eventually the whole message in this part of the chapter is, पार्ट में यही मैसेज है कि जब आप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, यू हैव टू कंसिडर दी स्टेक होल्डर्स। सो वी विल कंटिन्यू लर्निंग अबाउट दिस। हम अभी कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में देखेंगे, बट वी विल डू दैट आफ्टर अ क्विक ब्रेक। Welcome back after the short break. We were talking about how to manage natural resources and what natural resources are. So we might have seen the type of stakeholders which are responsible for development of policies. So you can see a couple of examples here. आप यहाँ पर इन pictures में देख सकते हो कि किस तरह से stakeholders जो हैं वो involved रहते हैं इन natural resources से चीज़ों को utilize करने में। Like you can see people taking wood or some firewood or some sticks from the forest, ये अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। तो इनका डायरेक्ट एसोसिएशन है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर बोले कि इनको पेड़ों को काट देना है, मुझे पेपर बनाना है, सो दीज स्टेक होल्डर्स विल बी एट लॉस। एट द सेम टाइम दे आर डूइंग अ सस्टेनेबल withdrawal of these resources.
दे आर नॉट कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, सो दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि किन लोगों को बेनिफिट हो रहा है, किस तरह से वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि अगर ये वहाँ से फॉरेस्ट से लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जाकर कभी आग जलाने लगे। अगर वो आग जलाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरे फॉरेस्ट में आग लग सकती है, दैट कैन डिस्ट्रॉय the habitat for on a large scale, and that happens sometimes. So every stakeholder, even a naive stakeholder or an experienced stakeholder or an uneducated stakeholder, they must be informed about various type of protective measures. किसी की भी गलती से जो है फॉरेस्ट का या किसी भी नेचुरल रिसोर्स का नुकसान ना हो, that is what has been mentioned here. Now, if we talk about the stakeholder, government as a stakeholder or forest department as a stakeholder, तो forest department को या government को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है forest के होने से? So, whenever industrialists or other people they extract some resources from forest, then they have to pay taxes to the government. आपने कई बार देखा होगा कि अभी मान लो कहीं आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं या किसी और वाइल्ड लाइफ एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर बैरिकेड्स लगे होते हैं उस फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने से पहले, एंड देर आर सम फॉरेस्ट गार्ड पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग इफ एनीथिंग इज ब्रॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट से कोई लकड़ी लेकर आ रहे हैं, किसी एनिमल्स को लेकर आ रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल, देन दे विल बी चेकिंग इट। First thing is that whether it is legal or not. अगर वो illegal है then you will end up in going in jail, and if it is legal then you will have to pay suitable amount of taxes to the government and then you can take your yield. So government earns a lot in the form of taxes from or a revenue from the other stakeholders. So you can also see that how different group of people, they different group of stakeholders, how they make use of resources like the wood logs are being cut. ये बड़े स्केल पर जो है इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, पेपर बनाने के काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस क्वेस्ट में जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो उनको दोबारा रीडेवलप करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सो पॉलिसीज़ हैव बीन मेड, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि अगर किसी एरिया से फॉरेस्ट कट किए जाते हैं तो वहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, वहाँ पर दोबारा प्लांटेशन किया जाए, उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए, वहाँ पर ग्रेजिंग अलाउड ना हो। सो इन ऑर्डर टू डू दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सम कंजर्व्ड एरियाज़ जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को पूरी तरह रोक दिया जाता है, एंड सच काइंड ऑफ एरियाज़ आर कॉल्ड एज नेशनल पार्क्स. Perhaps that has been discussed in the later part of this chapter. So apart from government, industrialists also have lot of interest. Industrialist का भी बहुत interest होता है इन सारी चीज़ों में, and उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है. They have been given responsibility to replenish the forest area or to develop a sustainable strategy. कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप करें कि वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट ख़त्म ना कर दें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए. वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ही विड्रॉ करें, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वापस प्लांटेशन में भी उनका रोल हो, क्योंकि वही आके प्लांट लगाएंगे अगर उन्होंने प्लांट कट किए हैं. तो इससे क्या होगा कि एक नेचुरल रिसोर्सेज का बैलेंस बना रहेगा. सो यहाँ तक हमने बात की थी स्टेक होल्डर्स की, उनको मिलने वाले बेनिफिट की, और उनके थ्रू होने वाले एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन से एनवायरनमेंट को होने वाले डैमेज की. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जो चार तरह के स्टेक होल्डर्स हैं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है. हो सकता है कि एक फॉरेस्ट को कट करने से इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा हो. They will be getting resources for running their industries, they might be benefited from it. But on the other hand, उसी चीज़ से एक दूसरे स्टेक होल्डर्स जैसे कि वहाँ के विलेजर्स हैं उनको नुकसान हो रहा होगा. सो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स कई बार होते हैं, एंड दे हैव बीन सीन इन आवर कंट्री एंड एट मैनी प्लेसेस. कई जगह देखे गए हैं. पीपल हैव रिटेलिएटेड गवर्नमेंट बॉडीज, दे हैव रिटेलिएटेड इंडस्ट्रीज. So a couple of examples have been given here. कुछ famous examples जो हैं historical examples वो यहाँ पर दिए गए हैं इस तरह की activities के और इस तरह के retaliation के. One is the case of खेजरी trees. राजस्थान में एक बिश्नोई कम्युनिटी है. बहुत पहले की बात है. उस समय जो बिश्नोई कम्युनिटी है इन्होंने इस स्पेशल टाइप के खेजरी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए
एक आंदोलन किया था, एक प्रोटेस्ट किया था एक तरह से, एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट। उन्होंने अपनी जान दे दी थी। आई मीन जैसे आमरण अनशन होता है ना, बैठ जाते हैं लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने उनको, क्योंकि देवर दीज प्लांट्स वर हैविंग रिलीजियस वैल्यूज, एंड जस्ट लाइक वी बिलीव इन पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं जिस तरह से, तो दे हैव रिलीजियस वैल्यूज एंड सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू दीज टाइप ऑफ प्लांट्स। व्हेन गवर्नमेंट एंड अदर beneficiaries were cutting these plants, the Bishnoi community was giving a protection to them by having a protest. तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। बाद में गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज्ड देयर रोल, एंड गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज काइंड ऑफ plants for a specific community, and we also have award for those protests. For example, Amrita Devi Bishnoi National Award is given for wildlife conservation. उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। So such kind of protests are often seen. एक और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है इस तरह के प्रोटेस्ट का, जो उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल में पॉपुलर हुआ था। That was called as चिपको आंदोलन। What happened in this Chipko Andolan, when a group of people came to Rainy village in Garhwal for cutting the forest, जब कुछ industrialist आए वहाँ पर forest cut करने के लिए, so people thought it will destroy their ecosystem, and उनको जो fresh एयर मिलती है, उनको जो वहाँ से लकड़ियाँ मिलती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, वो उनमें कमी आ जाएगी। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे वो उन पेड़ों पर जाकर लिपट गए, दे हग द ट्रीज़, और वो उनसे चिपक गए, और फिर उसके बाद उन्होंने किसी को प्लांट जो है वो ट्रीज़ जो है कट नहीं करने दिए। एंड दैट प्रैक्टिस स्प्रेड सो क्विकली अक्रॉस द इंडिया। बहुत जगह इंडिया में अपार्ट फ्रॉम टेहरी गढ़वाल और भी बहुत जगह ये रेवोल्यूशन हुआ, और ये फेमस हुआ चिपको आंदोलन की तरह, द हग मूवमेंट फॉर द प्लांट। सो दिस वाज अनदर वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। So based on these, these retaliations or these protests, इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा, गवर्नमेंट ने क्या सीखा? It was learned that it is always important to involve local people. Whenever government is designing a framework for conservation, whenever they are developing a biosphere reserve or a national park, कहीं पर भी अगर किसी नेचुरल रिसोर्स का आपको यूज़ करना है, गवर्नमेंट को यूज़ करना है या इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करना है, लोकल पीपल मस्ट ऑलवेज बी एक्नॉलेज्ड, एंड दे मस्ट ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन द डिस्कशन फॉर दैट, क्योंकि वो एक प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं। एंड इन फैक्ट if there are tribals or if there are humans living in a deep forest, they should also be considered as a natural resource. Human resource is also a resource, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। हो सकता है कि उनकी ट्रेडिशन, उनके कल्चर ख़त्म हो जाए। सो ह्यूमन्स इटसेल्फ, स्पेशली ट्राइबल्स, शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मेजर रिसोर्स इन द फॉरेस्ट, उसको भी रिसोर्स की तरह देखा जाता है। सो दीज वर द मैसेजेस विच वर ड्रॉन फ्रॉम प्रोटेस्ट एंड अदर थिंग्स, and I believe that you understood the basic theme of this chapter, since this was first video of this chapter, and it is important to understand that why understanding about environment and the protection and its protection is important. तो ये सारी बातें आपको समझ में आई कि हमारे जो resources हैं उनकी importance हमारे लिए क्या है, उनको क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, किस किस तरह के resources हमारे पास available हैं, और government and other bodies which make the plans for protection of these things, what strategies must be considered, what kind of things must be considered in mind, what are different groups of stakeholders which extract benefit from these natural resources, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। I hope you enjoyed learning this and you will continue coming back. आप फिर इस चैनल पर वापस आएंगे आगे कुछ और चीज़ों को जानने के लिए। Until then, thank you very much. Like, share and subscribe the channel, and do come back for more information. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.